हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हितेश वर्मा आप सभी का साइंस एनालिसिस पर स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर को। ठीक है, अब देखिए इस वीडियो में जो मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों को बताऊंगा वो आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 4-4 नंबर के आते हैं। ठीक है, पहले आपके बोर्ड एग्जाम में 4-4 नंबर के आते थे। ठीक है, लेकिन अब पेपर पैटर्न बदल चुका है, हो सकता है 3-3 नंबर के पूछ लिए जाएं। ठीक है, तो ऐसा मुझे लग रहा है। वैसे आपके बोर्ड एग्जाम में 4-4 नंबर के ही आते हैं। ठीक है, तो देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 2 ऐसे क्वेश्चन जिनको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो हो सकता हो आपके बोर्ड एग्जाम में इन 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सके। ठीक है, देखिए एक एक करके मैं आपके सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, लेकिन आपको मैं एक ही वीडियो में नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं आपको एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन दे दूंगा तो आपको वो समझ में नहीं आएंगे। धीरे धीरे करके मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपका बोर्ड परीक्षा में 90+ टारगेट है ना, तो आपको जितने क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूं उनको तो पढ़ना ही होगा, लेकिन आपको अदर क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन ले रखा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए ये क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर जो आपका 8 है ना, अनुवांशिकता एवं जैव विकास, उससे लिया गया क्वेश्चन है और काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए प्रश्न हमसे कह रहा है कि लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। देखिए ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसके लिए आपको चित्र भी समझना होगा। ठीक है, डायग्राम की सहायता से मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाऊंगा तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले होता क्या कि लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, ध्यान से समझना एकदम। अगर हम बात करें लिंग गुणसूत्र की तो ये होता क्या है, तो देखिए इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं कि जो मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो होती है 46। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो लिंग गुणसूत्र होते हैं मनुष्यों में 23 जोड़ी पाए जाते हैं। कितने? 23 जोड़ी, क्योंकि आपको पता होगा एक जोड़ी में 2 होते हैं, यानी एक जोड़ी में कितनी संख्याएं होती? 2 संख्याएं होती हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके मनुष्यों में 23 जोड़ी पाए जाते हैं गुणसूत्र तो वो 46 होंगे। कितने? 46। तो मैं वही कह रहा हूं कि मनुष्यों में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से क्या होता है, इन देखिए 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन होता क्या कि 22 जो होते हैं ना, 22 गुणसूत्र, यानी कि जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो आपके नर का मतलब होता है स्टूडेंट्स मनुष्य कह लो। ठीक है, मनुष्य कह लो या फिर जितने भी पुरुष लोग होते हैं उनको कह लो। ठीक है, तो जैसे कि जो आपके 22 जोड़ी नर में होते हैं ना, और मादा का मतलब होता है स्त्रीलिंग, यानी कि 22 जोड़ी नर और मादा में समान होते हैं। समझ गए ना, यानी कि जो शुरुआत के जो 22 जोड़ी होते हैं ना उस नर और मादा में समान होते हैं। लेकिन इसके बाद कह रहा है इन गुणसूत्रों को ही हम लोग काय गुणसूत्र या फिर ऑटोसोम्स कहते हैं। मतलब कि जो आपके 22 गुणसूत्र होते हैं, जो समान गुणसूत्र होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? काय गुणसूत्र कहते हैं। अब इनको ही हम लोग ऑटोसोम्स भी कह सकते हैं या फिर ऑटोसोम्स भी। ठीक है, ऑटोसोम्स भी कह सकते हैं या फिर कायिक गुणसूत्र भी कह सकते हैं। अगर आपको इतना क्लियर हो गया, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। देखिए मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, संख्या कितनी होती? 46। इनको 23 जोड़ी भी कह सकते हैं। अब देखिए यहां ध्यान से समझना है, 22 जोड़ी जो होते हैं नर और मादा में समान होते हैं। किसमें? नर में और आपके मादा में समान होते हैं। इनको ही हम लोग कायिक गुणसूत्र या फिर ऑटोसोम्स कहते हैं। इतना अगर आपको क्लियर हो गया। देखिए होता क्या है, आगे आपको लिखना है, स्त्रियों में 23वां जो जोड़ा होता है वो समयुग्मजी होता है। ठीक है, ऐसा होता है समयुग्मजी। इसका मतलब क्या होता है? अर्थात इसका मतलब होता है कि इसका मतलब होता है कि जो दोनों गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, वो समान होते हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी, ठीक है, कि गुणसूत्र कितने होते हैं। ठीक है, तो देखिए होता क्या, जो आपके गुणसूत्र होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है एक्स गुणसूत्र, ठीक है, एक आपका एक्स होता है और दूसरा आपका होता है वाई गुणसूत्र। ध्यान देना, मनुष्य में क्या होता है, मनुष्य में जो 22 होते हैं, 22 जोड़ी, वो क्या होते हैं? नर और मादा में समान होते हैं, मतलब कि एक्स एक्स होते हैं। लेकिन मनुष्यों की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं स्टूडेंट? मनुष्य की बात कर रहा हूं, सॉरी मानव की, यानी कि आप पुल्लिंग कह सकते हो, पुरुष की बात कर रहा हूँ, पुरुष की। ठीक है, तो पुरुष में क्या होता है, पुरुष में जो 22 जोड़ी होती है वो तो समान होते हैं, लेकिन जो आपका 23वां जोड़ा होता है, 23वां जोड़ा होता है उसमें क्या होता है? एक एक्स गुणसूत्र होता है और एक वाई होता है। ठीक है, और जो मनुष्य में यानी जो मादा में हम बात करें, मादा की, तो मादा की अगर हम बात करें तो उसमें जो 23 गुणसूत्र होते हैं, 23 वो बिल्कुल समान होते हैं, अर्थात वो एक्स एक्स के होते हैं। ठीक है, उसमें कोई वाई का गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। तो देखिए होता क्या है कि स्त्री में 23वां जोड़ा जो होता है समयुग्मी होता है, मतलब कि जो 23वां जोड़ा होता है वो भी एक्स एक्स होता है
जो आप लोग समझ रहे हो ना, जो 23वां जोड़ा होता है ना, वो भी कैसा होता है, एक्स एक्स होता है। अगर आपको इतना क्लियर हो गया था, पुरुष में जो 23वां जोड़ा होता है विषम युग्मजी होता है, अर्थात वो हमारा एक्स वाई होता है। अब ध्यान से समझना कि जो 23वां जोड़ा होता है उसको तो देखिए 23वां जो जोड़ा होता है वो आपका कैसा होता है, विषम युग्मजी होता है। अब देखिए विषम युग्मजी गुणसूत्र वाला होता है, इन्हें ही हम लोग लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अगर आपको यहाँ से थोड़ा सा समझ में आया होगा, यहाँ ये कहने का मतलब होता है कि जो मनुष्यों में 23वां जोड़ा पाया जाता है वो कैसा होता है, वो अलग होता है, उसमें एक्स वाई होते हैं, और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग विषम युग्मजी कहते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विषम युग्मजी कहते हैं। ध्यान से समझना, अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हूँ तो आप लोग कमेंट कर देना। आगे आप लोग कह रहा है कि गुणसूत्र वाला होता है, इन्हें ही हम लोग लिंग गुणसूत्र कहते हैं, या फिर इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोसोम्स या फिर एलोसोम्स भी कहते हैं। मतलब कि जो 23वां जोड़ा होता है उसे ही हम लोग लिंग गुणसूत्र कह सकते हैं। इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब आपको इसी में लिखना है कि इन्हें ही हम लोग एक्स वाई से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो आपका 23वां जोड़ा पाया जाता है, 23वां, समझ में आ गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स वाई कहते हैं। आपको इतना अगर समझ में आ गया, फिर आपको हेडिंग डालनी है मनुष्य में लिंग निर्धारण। क्या आपको हेडिंग डालनी है, हेडिंग डालनी है आपको मनुष्य में लिंग निर्धारण। अब देखिए इसमें आप क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से समझना आपको, देखिए इसमें आप लिखेंगे युग्मक जनन के समय। मतलब कि होता क्या, जब आपका युग्मक, मतलब कि जब नए युग्मक बनते हैं तो देखिए होता क्या है, युग्मक जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। मतलब कि अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है, कब होता है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन प्रक्रिया जो होती है उस समय अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। क्या होता है, अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। अब यह स्त्री में बने युग्मक, यानी जो स्त्री द्वारा बने युग्मक होते हैं वो आपके 22+X, यानी कि 22+X है क्या, ठीक है। ये एक प्रकार का सूत्र भी समझ सकते हो या फिर एक प्रकार का फार्मूला भी समझ सकते हो, ठीक है। यानी कि जो आपके स्त्री होते हैं उसमें 22+X यानी 22+X करके गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। और पुरुष में किस प्रकार के होते हैं, पुरुष में आपके होते हैं 22+X तथा 22+Y। मैंने आप लोगों को बताया था कि पुरुष में X और Y भी पाए जाते हैं। तो मतलब कि आपका ये भी समझ सकते हो कि पुरुष में दो प्रकार के युग्मक होते हैं, दो प्रकार के शुक्राणु होते हैं। मतलब कि एक तो होता है आपका 22+X और दूसरा होता है आपका 22+Y। आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि आपका जो मतलब कि जो मादा द्वारा जो बने युग्मक होते हैं ना, उनको हम लोग अंड कहते हैं। और यहाँ पर ध्यान देना, जो पुरुष द्वारा बने युग्मक होते हैं उन्हें हम लोग शुक्राणु कहते हैं। यानी जो पुरुष द्वारा जो युग्मक बनने वाले होते हैं, जो पुरुष द्वारा युग्मक बनते हैं उनको हम लोग शुक्राणु कहते हैं, और जो मादा द्वारा बनते हैं उनको हम लोग अंड कहते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए शुक्राणु जो होते हैं 22+X और 22+Y वाले होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, जब 22+X 22+Y आपस में जब जनन करते हैं या फिर आपस में मिलते हैं तो एक शिशु, कौन सा शिशु बनता है, गर्ल बनती है, यानी कि लड़की शिशु बनती है। और जब ये 22+X मादा के 22+X आपके जब मिलते हैं किससे, आपके पुरुष के 22+Y से, तो आपका बनता है मादा जो आपका नर शिशु वो जन्म लेता है। तो आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं कि युग्मक जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। यहाँ स्त्री में बने युग्मक अंड में 22+X गुणसूत्र वाले होते हैं, और तथा पुरुष से दो प्रकार के युग्मक मतलब बनते हैं। एक तो आपका होता है 22+X और दूसरा होता है आपका 22+Y। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो देखिए आपको आगे लिखना है। देखिए आगे आपको लिखने से पहले इसका डायग्राम भी अगर आप समझ लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको जैसे बताया, देखिए पुरुष में क्या होता है, मैंने आपको बताया पुरुष, अब बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आपको डायग्राम समझ में आ जाएगा ना, तो पूरा आपको जो क्वेश्चन है समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया कि पुरुष में X और Y पाए जाते हैं, ठीक है। पुरुष में X और Y पाए जाते हैं और मादा में XX पाए जाते हैं, ठीक है। हम ये कौन सा ले रहे हैं, हम ये 23वां जोड़ा ले रहे हैं, ठीक है। हम ये 23वां जोड़ा ले रहे हैं, समझ में आ गया, 23वां। तो देखिए होता क्या है, पुरुष में XY और मादा में XX होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को एक नियम बताया था, सबसे पहला नियम जो आपका मेंडल का प्रभाविता का नियम होता था, उसी के आधार पर यहाँ पर भी क्या होता है, जनन होता है, ठीक है। देखिए होता क्या, जब पुरुष का गुणसूत्र जो होता है X गुणसूत्र, पुरुष का जब X गुणसूत्र किसी भी मादा के X गुणसूत्र से जब जनन करता है तो देखिए होता क्या, XX बनते हैं। अब देखिए जो XX बनेंगे ये आपके लड़की, मतलब कि लड़की शिशु को जन्म देते हैं। किसकी शिशु को, कौन से शिशु को, लड़की शिशु को जन्म देते हैं। अब देखिए जो पुरुष द्वारा जो Y गुणसूत्र यानी पुरुष द्वारा जो Y गुणसूत्र होते हैं ये मादा द्वारा प्राप्त X गुणसूत्र से, यानी मादा द्वारा प्राप्त X गुणसूत्र से जब मिलते हैं तो देखिए होता क्या है, तो देखिए आपका पुरुष बनता है। इसी
इसी प्रकार से मैं एक बार फिर से ले रहा हूं आपके पुरुष का एक्स गुणसूत्र। अब देखिए दोबारा पुरुष का एक्स गुणसूत्र जब मादा के एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो फिर से एक बार स्त्री बनती है, क्योंकि आपको पता था एक्स और एक्स क्या बनेगा, स्त्री बनेगी। अब देखिए एक बार फिर से जो आपका पुरुष का वाई गुणसूत्र होता है ये आपके मादा के दूसरे वाले एक्स गुणसूत्र से क्या करता है, क्रिया करता है, फिर जनन करता है। तो देखिए इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। देखिए होता क्या कि पुरुष में दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक्स और वाई, और मादा में दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक्स एक्स। अब देखिए होता क्या, जब पुरुष का एक्स आपके मादा के एक्स से मिलता है तो देखिए एक्स एक्स होता है, उस वक्त जो शिशु बनता है लड़की होती है। अब देखिए इसी प्रकार से क्या होता है, पुरुष का जब वाई मिलता है आपके एक्स से, जब पुरुष का वाई मिलता है किससे, एक्स से, तो देखिए क्या होता है, आपका पुरुष बनता है, वो भी कौन, पुरुष, यानी कि जो आपका शिशु बनता है वो पुरुष होता है, लड़का बनता है। आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। तो देखिए आपको अगर इतना समझ में आ गया, एक्स एक्स मिलेगा तो आपका मादा होगा यानी कि लड़की होगी, एक्स वाई मिलेगा तो लड़का होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि एक्स एक्स वाई मिला, यानी एक्स वाई मिला तो लड़का, एक्स वाई मिला तो लड़का, एक्स एक्स मिला तो लड़की, और एक्स एक्स मिली तो लड़की। तो इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके आधार पर जो थ्योरी लिखी वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी अगर आपने इतना समझ लिया है तो, ठीक है। देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए इसके बाद समझना है आपको निषेचन के समय नर से प्राप्त शुक्राणु वाई और तथा एक्स, क्योंकि हमको पता है कि जो आपके पुरुष होते हैं उसमें एक्स और वाई दोनों पाए जाते हैं। तो देखिए निषेचन के समय नर से प्राप्त शुक्राणु वाई और एक्स क्या होता है, जो अंड से मिलता है। देखिए होता क्या है कि जो आपका पुरुष होता है उसमें एक्स और वाई पाए जाते हैं। जब ये आपके अंड से मिलता है, अंड में कौन कौन पाए जाते हैं, अंड में आपके एक्स एक्स पाए जाते हैं। तो देखिए इसके फलस्वरूप क्या होता है, युग्मक जो बनते हैं वो आपके 44 प्लस एक्स एक्स और 44 प्लस वाई वाई इस प्रकार के बनते हैं। देखिए फिर होता है क्या, 44 प्लस एक्स एक्स और 44 प्लस वाई वाई गुणसूत्र वाले हो सकते हैं। इस प्रकार लिंग का निर्धारण निषेचन के समय, यानी कि लिंग का निर्धारण क्या होता है, निषेचन के समय शुक्राणु के गुणसूत्र के आधार पर होता है, यानी कि गुणसूत्र के द्वारा ही होता है। मतलब कि अगर आप ये समझें मोटा मोटा कि आप लोगों को ये, अगर आप मोटा मोटा ये समझें कि दो देखिएगा होता क्या, पुरुष में एक्स एक्स पाए जाते हैं, यानी कि मादा में एक्स एक्स पाए जाते हैं तो उससे कोई लेना देना है नहीं, लेकिन पुरुष में एक्स और वाई पाए जाते हैं। तो मतलब कि उसका मतलब कि निर्धारण कैसे होता है, शुक्राणु के आधार पर ही होता है। और शुक्राणु किसमें पाए जाते हैं, शुक्राणु आपके पाए जाते हैं पुरुष में। समझ में आ गया। इसके बाद ये कि आपको इसमें लिखना है, क्योंकि लिंग गुणसूत्र के अनुसार बनने वाला, यानी कि लिंग गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं, मनुष्य में। तो लिंग गुणसूत्र के अनुसार बनने वाला युग्मनज निम्न प्रकार से नर शिशु व मादा शिशु में विकसित होता है। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आप लोग इस प्रश्न में इतना ही लिखेंगे, और इतने लिखने के साथ साथ आपको इसमें डायग्राम भी बनाना है। अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको स्टूडेंट पूरे 4 में 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। आप कमेंट करिएगा ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट करिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आया फिर मैं आपको ये क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा बोर्ड एग्जाम में जाते जाते। मतलब आप जो बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाएंगे उस समय तक मैं आपको 4 बार प्रश्न पढ़ा चुका हूँ, 4 बार समझा चुका हूँ और अच्छे तरीके से, ठीक है। तो देखिए आपको टेंशन नहीं लेनी। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में चैप्टर नंबर 7 से लिया गया क्वेश्चन है। अब ये बोर्ड एग्जाम में क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में काफी बार आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, तो देखिए पहले तरीके से पूछा जा सकता है कि कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, यानी कि कायिक जनन। आप देखो इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में आपके आ सकता है कि कायिक जनन किसे कहते हैं या फिर कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में प्रवर्धन की जगह जनन आ जाए तो आपको घबराना नहीं है। अब देखिए इसी में पूछा गया है कि इसकी विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। मतलब कि जो आपका कायिक जनन होता है इसकी विधियों का आपको उदाहरण सहित वर्णन करना है। इसकी 2 विधियां पाई जाती हैं, ठीक है। पहली विधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दूसरी विधि अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, पूरे में पूरे। अब देखिए दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि पादपों में कायिक जनन यानी कायिक प्रजनन जो होता है इसकी 2 विधियां होती हैं, आपको उसका वर्णन करना है उदाहरण सहित। समझ में आ गया। अब देखिए तीसरा यानी तीसरे तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कायिक जनन किसे कहते हैं। मतलब कि वही चीज कि कायिक जनन किसे कहते हैं या फिर कायिक प्रजनन किसे कहते हैं, तने द्वारा। अब देखिए बात कही गई तने द्वारा और रिपीट कर रहा है, इसको आप लोग हटा लो। तो तने द्वारा इस विधि का वर्णन कीजिए, यानी तने द्वारा इस विधि का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो देखिए प्रश्न आपके किसी भी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आएगा, आप लोगों को उसे कैसे करना है,
जैसे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको हेडिंग लगानी कायिक जनन। अब देखिए होता क्या है कायिक जनन में, इसको पढ़े देखिए समझ में आ जाएगा आपको एक बार में ही। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कायिक जनन अलैंगिक जनन की वह विधि है। मतलब कि जो कायिक जनन होती है वो अलैंगिक जनन की वह विधि होती है जिसमें पादप, पादप को मतलब जानते हो पादप किसे कहते हैं, पादप हम लोग पौधों को कहते हैं। तो मतलब कायिक जनन अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें पादप शरीर के किसी भी वर्धी भाग से, यानी किसी भी वर्धी या फिर कायिक भाग से क्या होता है, कायिक भाग कौन कौन से होते हैं, आप कहेंगे जड़, तना, पत्ती, ये कौन से भाग हो गए, ये आपके कायिक भाग हो गए जिन्हें हम लोग वर्धी भाग भी कहते हैं। तो आपको अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, तो इस प्रकार से आप कायिक जनन को समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या कि कायिक जनन निम्नलिखित दो तरीके से होता है। कितने तरीके से, दो तरीके से होता है। अब देखिए इसमें से जो आपका पहला तरीका होता है वो आपका होता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। यानी कि जो आपका प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है इसमें जो मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता, यानी जो कुछ होता है वो स्वयं से होता है, प्रकृति द्वारा होता है। समझ में आ गया। अब देखिए जरा ऊपर वाली हेडिंग पढ़ लीजिएगा। आप कहेंगे पढ़ी क्यों नहीं, तो देखिए होता है इसमें वही चीज लिखी हुई है कि कायिक प्रवर्धन निम्न विभिन्न कायिक भागों के आधार पर निम्न प्रकार का होता है। मतलब कि जो ये आपका कायिक प्रवर्धन या फिर कायिक जनन होता है ये आपके दो प्रकार का होता है। तो देखिए पहला मैंने आपको बता दिया प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। अब दूसरा जो होता है इसमें आपको पढ़ना है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था कि जब दूसरा प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे उसमें जो आपको पढ़ेंगे दूसरा तरीका इतना इंपॉर्टेंट, मतलब ये तरीका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इसको अच्छे से लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये डिटेल से लिखने के लिए आता है। तो आप लोग हेडिंग लगाइएगा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। इसमें आप क्या लिखेंगे, देखिए इसमें आपको पहले कुछ नहीं लिखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे इस प्रक्रिया में पौधे का यानी पौधों का कोई भी अंग पौधे से अलग होकर, यानी कि पौधे का कोई भी अंग जो होता है पौधे से अलग होकर एक नया पौधा बनाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। मान लेते हैं कि जैसे कि कोई एक ये आपका पौधा है, अब जैसे कि कोई एक ही आपका पौधा है मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए पौधे का कोई भी एक अंग अलग होकर एक नया पौधा बनाता है। मतलब जैसे कि कोई एक पौधा ये लगा हुआ था मान लीजिए, ठीक है। अब ये पौधा धीरे से जमीन पर गिरा, ये धीरे से जमीन पर गिरा। अब ये जमीन में गिरने के बाद यही पौधा क्या हो गया कि नए पौधे में विकसित हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो मतलब कि इस प्रक्रिया में यह होता है कोई पौधा यानी एक पौधे से, यानी मात्र पौधे का मतलब होता है कि जो आपका माता पौधा होता है, मात्र पौधा उससे अलग होकर एक नए पौधे में विकसित हो जाता है, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन वाली प्रक्रिया कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, ये अनुकूल परिस्थितियों में संपन्न होता है। मतलब कि ये जो आपका पौधा होता है ये अनुकूलित परिस्थितियों में संपन्न होता है, क्योंकि इसे मात्र पौधे का पूरा संपूर्ण पोषण नहीं मिल पाता है। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए आपको पढ़ना प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के प्रकार, यानी ये कितनी तरीके से होता है। तो आप लोग हेडिंग लगाइएगा या फिर आप लोग डालिएगा पौधे के निम्नलिखित भागों से कायिक जनन होता है। इसमें सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे जड़ों द्वारा। तो देखिए जड़ों द्वारा किस प्रकार से होता है, देखिए कुछ पौधों में जैसे डहलिया हो गया, सतावर हो गया और शकरकंद, डहलिया हो गया, सतावर हो गया और शकरकंद, इन तीन तरीके के पौधों में क्या होता है, इनकी जो जड़ें होती हैं भोजन को इकट्ठा करके फूल जाती हैं। अब देखिए जैसे कि आप कहेंगे कैसे फूलती हैं, अगर मैं इमेजिन करूँ तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप कहेंगे दिखाने के लिए तो वो मैं नहीं कर सकता। अगर आप माइंड में इमेजिन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो आपका डहलिया होता है और सतावर और शकरकंद, ये तीन ऐसे पौधे होते हैं जो इनकी जड़ें होती हैं ये आपके भोजन को इकट्ठा करके फूल जाती हैं, भोजन को इकट्ठा करके फूल जाती हैं उसी समय। और ये क्या होता है, और ये उसी समय सुप्तावस्था का कहने का मतलब है कि जैसे कि हम लोग अगर कभी भी ऐसे बेहोश हो जाते हैं या फिर सो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, रिलैक्स समझ लो, रिलैक्स, जब हम लोग रिलैक्स होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं सुप्तावस्था। तो देखिए होता क्या है कि जो पौधे होते हैं कौन कौन से, शकरकंद और डहलिया, इनकी जो आपकी जड़ें होती हैं भोजन को इकट्ठा करके फूल जाती हैं। फूलने के बाद ये सुप्तावस्था में चली जाती हैं। अब देखिए क्या होता है, उस समय जो इन पर लगी यानी इन पौधों पर लगी जो अपस्थानिक यानी कि ऐसी कलियां, अपस्थानिक जो कलियां होती हैं ये अगले जनन काल में एक नए पौधे का जन्म देती हैं। तो देखिए आपको जड़ द्वारा आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोग डालेंगे तनु द्वारा। तो देखिए तनु द्वारा किस प्रकार से नए पौधे बनते हैं उसको समझिएगा। देखिए होता क्या है, अदरक, यहाँ पर मैं थोड़ा सा तो देखिए इसमें होता क्या है, जो आपके जैसे कि अदरक ले लो, अदरक हो गया, हल्दी, आलू, प्याज व लहसुन, अदरक, हल्दी, आलू व प्याज व लहसुन, इनमें क्या होता है, देखिए ये भूमिगत तनु द्वारा, मतलब कि अदरक, हल्दी, आलू, प्याज व लहसुन में भूमिगत तनु द्वारा। और देखिए दुब घास, ब्राही, पुदीना, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ गुलदाउदी, इनमें क्या होता है, इनमें होता है अर्धवायवी तनु द्वारा। अभी आपको समझ में आएगा।
इसके बाद देखिए गन्ना, अमरबेर और मनी प्लांट में वायवीय तनों द्वारा नए पौधे उगते हैं। मतलब कि अदरक, हल्दी, लहसुन व प्याज में किसके भूमिगत तनों द्वारा नए पौधे उगाए जाते हैं। अब दुबघास, ब्राही, पुदीना, गुलदाउदी में अर्धवायवीय तनों द्वारा नए पौधे उगाए जाते हैं। और आपका वहीं पर गन्ना, अमरबेर, मनी प्लांट में वायवीय तनों द्वारा नए पौधे उगाए जाते हैं। अगर आपको इतना समझ में आ गया, फिर हम लोग अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं पत्तियों द्वारा। अब देखिए इसमें क्या होता है, देखिए ध्यान से समझना एकदम। इसमें होता है बिग्नोनिया। दो प्रकार के पौधे होते हैं, बिग्नोनिया हो गया और आपका ब्रायोफिल्म। अब इसे कि हम लोग अजूबा भी कहते हैं। तो देखिए बिग्नोनिया और ब्रायोफिल्म या फिर अजूबा की जो पत्तियां होती हैं, इनकर कुछ पत्तियों के किनारे कुछ अपस्थानिक कलिकाएं व जड़ें उग जाती हैं। अब इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि कोई एक ये आपका बिग्नोनिया का पौधे की कोई पत्ती हो गई, अब ये कोई ब्रायोफार्म की पत्ती हो गई। तो इसमें क्या होता है, इसके आसपास कुछ अलग अलग अपस्थानिक कलियां उगाती हैं। फिर अपस्थानिक कैसे अपस्थानिक कलिकाएं उगाती हैं। अब देखिए होता क्या, अपस्थानिक कलिकाएं व जड़ें उग जाती हैं। अब इन्हीं को हम लोग जड़ें कह सकते हैं, कि जो जड़ें लंबी लंबी हो जाती हैं, ठीक है। तो ये उग जाती हैं। उस समय क्या होता है, प्रत्येक कली यानी जो आपका प्रत्येक कली होती है एक नए पौधे में विकसित हो जाती है। यही जो आपकी कलिकाएं होती है एक नए पौधे में विकसित हो जाती हैं। एक बार आप फिर से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो आपके बिग्नोनिया और ब्रायोफार्म के जो पौधे होते हैं, इनकी जो पत्तियां होती हैं, इनके पत्तियों पर किनारे किनारे अपस्थानिक कलिकाएं उग आती हैं। अब ये जब बड़ी बड़ी होती हैं अपस्थानिक कलिकाएं, तो यही एक नए पौधे में विकसित हो जाती है। समझ में आ गया। अब देखिए ऐसे आप लोग पढ़ोगे चौथा पॉइंट। इसमें क्या है, पत्र प्रकलिकाओं द्वारा, मतलब कि ये आपका चौथा पॉइंट है, जिसमें कि पत्र प्रकलिकाओं द्वारा नए पौधे उगाए जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, कुछ पौधों में कलिकाएं समूह में इकट्ठा हो जाती हैं। मतलब कि आपको पता होगा कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे मतलब कुछ फल ऐसे होते हैं जिसमें अलग अलग, यानी कुछ ऐसे यहाँ पर, कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर क्या होते हैं, एक नए यानी कि उसी आकार के कुछ छोटे छोटे एक पौधे आ जाते हैं, उसी आकार के छोटे छोटे फल आ जाते हैं। अब यही फल अलग होकर एक नए पौधे में विकसित हो जाते हैं। तो मतलब कुछ पौधे में कलिकाओं के समूह में, यानी कि ये आपका कोई कलिका है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे कलिकाएं समूह में इकट्ठा होकर प्रकलिका या फिर बुलबिलस बनाते हैं, जो मात्र पौधे से, यानी कि ये मात्र पौधे से अलग होकर एक नए पौधे में विकसित हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, आपको हो सकता हो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए बेटा ये आपके कायिक जनन की दूसरी विधि है। ठीक है, अब तो देखिए इसमें क्या होता है, देखिए इसमें कुछ ज़्यादा नहीं आपको समझना है। कटिंग हो गया, आपका लेयरिंग हो गया और रोपण, इन तीन तरीकों से मनुष्य क्या करते हैं, पौधे को और अच्छा बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें यही लिखा हुआ कि अच्छी किस्म के पौधे प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि द्वारा कटिंग हो गया, लेयरिंग हो गया, रोपण हो गया, तो इनके द्वारा एक नए और अच्छे पौधे उगाए जाते हैं। तो बस आपको इतना लिखना है पूरे प्रश्न में। अगर आपने इतना लिखा तो आपको बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर देने से एग्जामिनर नहीं रोक सकता। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया है इसी तरीके से आप लिखेंगे, आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। इसमें देखिए फिर से समझ देते हैं कि कृत्रिम जनन क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है, जो आपका कृत्रिम कायिक जनन होता है, इसमें जो आपके मनुष्य होते हैं, पौधों को आप लोग देखते हो कि काटते हैं, आपको छांटते हैं। आप लोग देखते होगे ना कि वो पौधों को काटते हैं, छांटते हैं, फूल को काटते छांटते हैं, और फूल इससे कैसे होते हैं, अच्छे होते हैं। तो उस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो देखिए आपको इतना क्वेश्चन में आपको लिखकर आना, फुल नंबर मिलेंगे। अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।